साल 1931 आर्कटिक महासागर के ठंडे बर्फीले समुद्र में एक सबमरीन तेजी से नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रही है कि तभी उसकी टक्कर बर्फ के एक उल्टे पहाड़ से होती है। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि मानो सबमरीन टूटकर बिखर रही है। अंदर बैठे सभी लोगों को लग रहा था कि ये उनका अंत है, बस एक इंसान को छोड़कर, ह्यूबर्ट विल्किंस, जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। विल्किंस का सपना था कि वो पृथ्वी के टॉप यानी कि नॉर्थ पोल पर जमीनी या फिर हवाई सफर के जरिए नहीं बल्कि आर्कटिक महासागर के मोटी बर्फ के लेयर के नीचे से होकर जाएंगे और एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर पहुंचकर एक ड्रिल के जरिए बर्फ को चीरते हुए बाहर निकलेंगे। साल 1930s में ये एक ऐसा काम था जो इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका ये सफर कितना खतरनाक और जानलेवा साबित होगा, क्योंकि समुद्र की अंधेरी दुनिया में सफर करते हुए उनके साथ कई अजीब चीजें हुई, जिसमें अचानक मोटी बर्फ की चादर के नीचे सबमरीन के कई हिस्से खराब होने से लेकर उसके इंजन तक बंद हो गया। यहाँ तक कि सबमरीन के अंदर सफर कर रहे लोग ही एक दूसरे पर हमला करने लगे एवं अपनी ही जान को जोखिम में डालकर सबमरीन को नुकसान पहुंचाने लगे ताकि विल्किंस इस सफर को पूरा ना कर सके। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, सदियों तक एक्सप्लोरर्स लगातार नॉर्थ पोल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। पहले उन्होंने जहाज का उपयोग किया, पर आर्कटिक सर्कल की खतरनाक ठंड से जमी समुद्र की मोटी बर्फ की चादरों के चलते अक्सर ही जहाज बर्फ में फंस जाते थे, जैसा पास्ट में कई बार हुआ है, जिसके कारण 90s की शुरुआत में नॉर्थ पोल पर किए गए ज्यादातर एक्सपेंडिचर मिशन ना काफी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हुआ करते थे, जिसने कई एक्सप्लोरर्स की जान भी ली है। तो देखो, नॉर्थ पोल ना साउथ पोल की किसी महाद्वीप के जमीनी हिस्से पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये आर्कटिक महासागर के बीचों बीच है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। लेकिन इसकी यही बात इसे यूनिक भी बनाती है, क्योंकि साउथ पोल की तरह नॉर्थ पोल पर पहुंचने के केवल दो रास्ते नहीं है, बल्कि यहाँ एक और रास्ता छुपा हुआ है जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल नीचे मौजूद है, यानी कि समुद्र। एक ऐसा सफर जिसमें आर्कटिक सर्कल में कई हजार किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरों के नीचे से होकर जाता है। एंड साल 1930s के दौरान अमेरिकन एक्सप्लोरर ह्यूबर्ट विल्किंस ने इसी सफर के जरिए 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर पहुंचने का सपना देखा, जो सच करने की कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अपने क्रू की जान जोखिम में भी डाल दी। जिस कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में, जब एक एयरशिप ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी थी। पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अब इंसानों ने हवा से भी नॉर्थ पोल को जीत लिया है, क्योंकि इससे पहले साल 1909 में रॉबर्ट पियरी ने भी जमीन के जरिए नॉर्थ पोल पर पहुंचने का दावा किया था। अब विल्किंस भी इसी तरह अपना नाम इतिहास में लिखवाना चाहते थे, इसलिए साल 1930s के दौरान उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो अटलांटिक महासागर पार करते हुए 3000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करके बर्फ के नीचे से होते हुए नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगे, जो सफर वो केवल 6 हफ्तों में पूरा करते हुए अलास्का में अपने इस सफर का अंत करेंगे। पर दोस्तों, सरफेस और हवाई सफर से कई गुना ज्यादा महंगा होता है समुद्र के अंदर से सफर करना, वो भी आर्कटिक सर्कल की खतरनाक कंडीशन में। जिस मिशन को कंप्लीट करने के लिए विल्किंस को एक बड़ी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। अब उन्होंने शुरुआत में खुद ही कॉलेजेस में लेक्चर देकर और अपनी लिखी हुई किताबें बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि ये सब काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने अब मीडिया की मदद ली, क्योंकि अगर विल्किंस अपने सफर में सफल हुए तो ये मीडिया के लिए एक बड़ी कवरेज साबित होगी। और इसीलिए कई न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी उनके इस मिशन में इंटरेस्टेड थे, जो इस मिशन की एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। जहां पिक्चर में आते हैं विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट, जो कि एक बड़े मीडिया टाइकून थे। विल्किंस ने रैंडोल्फ हर्स्ट के साथ एक डील की कि अगर उनके एक्सप्लोरेशन मिशन को फंड करते हैं तो विल्किंस उन्हें मिशन की एक्सक्लूसिव जानकारियां भेजेंगे। इवन उन्हें इस जानकारी को पब्लिश करने के एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिलेंगे। रैंडोल्फ हर्स्ट मिशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए विल्किंस को उसके सफर के लिए एक बड़ी फंडिंग दे दी। पर देखो, रैंडोल्फ हर्स्ट की ना कुछ शर्तें भी थी, जिसमें पहली शर्त थी कि वो इस न्यूज को और भी सेंसेशनल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनका प्लान था कि जब विल्किंस अपनी
सबमरीन के जरिए बर्फ के नीचे से सफर करेंगे ना, तब उनके साथ साथ आसमान में भी एक एयरशिप सफर करेगी, ताकि जब विल्किंस सफर को पूरा करके बर्फ को तोड़ते हुए नॉर्थ पोल पर निकलेंगे, तब उनके ऊपर आसमान में भी एक एयरशिप होगी जो नॉर्थ पोल पर मौजूद होगी, जिससे रैंडोल्फ हर्स्ट को अपनी न्यूज़पेपर में छापने के लिए एक पावरफुल हेडलाइन मिलेगी कि नॉर्थ पोल को अब हमने सरफेस से ही नहीं बल्कि आसमान और पानी के नीचे दोनों ओर से भी जीत लिया है। इसके अलावा हर्स्ट ने विल्किंस को एक और ऑफर दिया, जिसके मुताबिक अगर विल्किंस अपनी टीम के साथ इस सफर को एक फिक्स्ड टाइमलाइन में कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उन्हें रैंडोल्फ हर्स्ट की तरफ से इस सफर को पूरा करने के लिए $1.5 लाख का प्राइज मनी दिया जाएगा, जो रकम आज के करीब 20 करोड़ रुपए के बराबर है। अब विल्किंस खुश थे क्योंकि अब उनके पास फंडिंग भी थी और मिशन को पूरा करने के बाद पब्लिसिटी के साथ साथ एक बड़ा इनाम भी, जिसके जरिए वो मिशन के बाद अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते थे। तो विल्किंस ने इस एक्सप्लोरेशन के लिए एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पुरानी सबमरीन नॉटिलस को चुना, पर आर्कटिक सर्कल के बर्फीले पानी के बर्फ के नीचे तैरने के लिए इसमें अभी कई बड़े बड़े बदलावों की जरूरत थी, जिसके लिए अमेरिकन इंजीनियर एंड नेवल आर्किटेक्ट साइमन लेक ने इस सबमरीन में कई बड़े बड़े चेंजेस किए ताकि ये बर्फ के नीचे की यात्रा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सबमरीन के आगे के हिस्से को मजबूत स्टील प्लेट लगाकर उसे कंक्रीट से कवर किया गया ताकि बर्फ से टकराने पर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेफ रहे। ऑल्सो इसके आगे के नोक पे एक पावरफुल हाइड्रोलिक सिलेंडर भी लगाया गया जो टकराव से होने वाले इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा इसके ऊपर स्लेज रनर्स भी जोड़े गए जिससे वो बर्फ के नीचे से आसानी से गुजर सके। 16 मार्च साल 1931 को 19 क्रू मेंबर्स के साथ विल्किंस ने नॉटिलस में नॉर्थ पोल के अपने सफर की शुरुआत की, पर एक्सप्लोरेशन शुरू होने से पहले ही सबमरीन में तकनीकी समस्याएं आने लगी, जिसके कारण समुद्र में सफर करने के कुछ दिनों बाद ही विल्किंस और उनकी टीम को सबमरीन रिपेयर के लिए वापस अमेरिका लौटना पड़ा। सबमरीन में ऐसे कई हिस्से थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, चाहे सबमरीन के इंजन हो या फिर उसमें लगाई गई ड्रिल जो कि एक टेस्ट में फेल हो चुकी थी। और ये ड्रिल सबमरीन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी ड्रिल के जरिए नॉर्थ पोल पर पहुंचने के बाद बर्फ में ड्रिल करके विल्किंस को ऊपर सरफेस पर आना था। और अगर ये ड्रिल उस समय पर जाकर फेल हो जाती ना, तो ये मिशन पूरा का पूरा नाकाम हो सकता था। अब कई हफ्तों के रिपेयरिंग के बाद कम टाइम होने के चलते विल्किंस ने जल्दबाजी में इस मिशन को दोबारा से शुरू कर दिया। अटलांटिक महासागर की यात्रा बहुत मुश्किलों भरी थी। छोटे आकार की सबमरीन को भयंकर नॉर्थ अटलांटिक तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था इन 20 लोगों का वर्ल्ड वॉर 1 के समय में बनी इस बेहद तंज सबमरीन में जीना, जिसमें इन लोगों के लिए एक साथ बैठने तक की जगह नहीं थी और उन्हें पूरा दिन खड़े रहकर बिताना पड़ता था। देखो, मिशन के शुरू होने के बाद से ही विल्किंस टाइम टू टाइम रैंडोल्फ हर्स्ट को रेडियो के जरिए मिशन के अपडेट भेज रहा था, जिसमें तय किए गए सफर के साथ टाइम टू टाइम सबमरीन के हिस्सों के खराब होने से लेकर एक्सप्लोरेशन टीम में मौजूद लोगों के बीमार होने की खबर भी शामिल थी। इसी तरह यह सफर कई हफ्तों तक चलता रहा, लेकिन अटलांटिक महासागर के तूफानों में लगातार सफर करते हुए अब सबमरीन की हालत और भी खराब होती जा रही थी और फाइनली आर्कटिक ओशियन में एंटर करने से पहले ही इसका एक इंजन बंद हो जाता है। अब ये कंडीशन कितना ज्यादा सीरियस थी, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि अगर इसका दूसरा इंजन भी बंद हो जाता तो ये सबमरीन इन सभी 20 लोगों का समुद्र में मौजूद एक ताबूत बन जाती। और शॉकिंगली ये हुआ भी। ये मिशन उस पल के काफी करीब पहुंच गया था। तो 13 जून साल 1931 को नॉटिलस से रेडियो सिग्नल आना अचानक से बंद हो गया। कई दिनों तक किसी को भी यह पता नहीं था कि सबमरीन और उसके चालक दल का क्या हुआ, जिसके बाद 15 जून को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस व्योमिंग ने नॉटिलस को अजोरस से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहते हुए पाया। उसके दोनों इंजन खराब हो चुके थे, बैटरी खत्म हो चुकी थी और सबमरीन अब आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद सबमरीन को अटलांटिक पार कराने के लिए उसे टो किया गया और ये घटना विल्किंस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई। अब इस घटना से डरते हुए 4 चालक दल के सदस्यों ने इस मिशन से अलग होने का फैसला किया और सबमरीन को एक बार फिर से रिपेयर की आवश्यकता थी। नई मरम्मत के लिए अमेरिका से पुर्जे आने में हफ्तों लग गए और इसका सीधा मतलब था कि विल्किंस अब तय समय पर नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाएगा। यानी रैंडोल्फ हर्स्ट द्वारा दी जाने वाले $1.5 लाख के इनाम की रकम भी अब उसे नहीं मिलने वाली थी।
लेकिन इन सब सेटबैक्स के बावजूद भी विल्किंस ने इस ऐतिहासिक यात्रा को जारी रखने का फैसला किया। आखिरकार रिपेयर का काम पूरा होने के बाद 28 जुलाई को नॉटिलस ने नॉर्थ पोल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। आर्कटिक सर्कल में एंटर करने के बाद सबमरीन में बार बार कई और समस्याएं आई, लेकिन अब सबमरीन का ग्रुप सफर के साथ इन्हें ठीक करना सीख चुका था। 19 अगस्त को नॉटिलस ने आर्कटिक सर्कल के ऊपर जमी बर्फ की चादर के अंदर एंटर किया। इस समय चालक दल को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू किए, जहां पर विल्किंस की टीम ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, जिस डिस्कवरी का कहना था कि आर्कटिक सर्कल में मौजूद बर्फीले ठंडे पानी के नीचे एक गर्म ओशन लेयर भी मौजूद है, जो कि आर्कटिक सर्कल में मौजूद एटमॉस्फेयर चेंज में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके बाद नॉटिलस ने अगले हफ्ते तक बर्फ के नीचे से यात्रा जारी रखी। अब तक ये सबमरीन आर्कटिक सर्कल में मौजूद बर्फ की चादर के नीचे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक सफर कर चुकी थी और 82 डिग्री नॉर्थ की ओर पहुंचने में कामयाब रही। ये उस समय किसी भी सबमरीन द्वारा पहली बार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि ह्यूबर्ट विल्किंस आखिरकार सफल होने ही वाले हैं। अब जब दुनिया विल्किंस की इस महान उपलब्धि के बारे में पढ़ रही थी, नॉटिलस के अंदर हालात काफी अलग थे। असल में चालक दल ठंड से बुरी तरह से जूझ रहे थे और थकान से टूट चुके थे। नॉटिलस में कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं लगा था और ना ही इंसुलेशन था। केवल सबमरीन की मेटल लेयर ही आर्कटिक सर्कल के फ्रीजिंग पानी और इन 20 लोगों के बीच इकलौती लेयर थी। एंड ऑफ कोर्स ये काफी नहीं था। ज्यादातर क्रू मेंबर्स लगातार बीमार पड़ रहे थे। कुछ के हालात इतने खराब थे कि वो सबमरीन से वापस जाने और इस मिशन को रद्द करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये मिशन थोड़ा और लंबा चला तो इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा और वो आर्कटिक सर्कल के इस बर्फ के चादर के नीचे ही समा जाएंगे। और सच कहूं तो वो सभी काफी हद तक सही थे, क्योंकि नॉटिलस की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। सबमरीन लगातार धीमी होती जा रही थी, उसके सारे इक्विपमेंट्स मानो फेल हो रहे थे और फिर तभी अचानक वही हुआ जिसको लेकर सब लोग डर रहे थे। सबमरीन अचानक से रुक गई। 22 अगस्त 1931 आर्कटिक सर्कल के बर्फ की चादर के 1000 किलोमीटर अंदर नॉटिलस बस एक जगह रुकी हुई थी। ना क्रू उसे आगे मूव कर पा रहा था और ना ही पीछे। असल में पानी के अंदर सबमरीन के वर्टिकल स्पीड को कंट्रोल करने वाली डाइविंग रडर ने काम करना बंद कर दिया था। सबमरीन में बैठा हर एक इंसान डरा हुआ था, क्योंकि वो सबमरीन को छोड़कर तैर कर भी बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि आर्कटिक का फ्रीजिंग ठंडा पानी उनकी कुछ ही मिनटों में जान ले लेता। और अगर वो सब किसी तरह से उस ठंडे पानी को झेल भी लेते, तब भी सरफेस पर ऊपर जाना नामुमकिन था, क्योंकि सरफेस कई फीट मोटी बर्फ की चादर से ढकी थी। ऐसे में विल्किंस ने हौसला दिखाते हुए सबमरीन को इसी हालत में ठीक करने का सोचा। विल्किंस ने क्रू में मौजूद डाइवर्स को सबमरीन के नीचे गोता लगाने का आदेश दिया। डाइवर्स ने जब सबमरीन के डाइविंग रडर को देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि रडर गायब हो चुकी थी। अब या तो वो किसी आइसबर्ग से टकराकर टूट गई थी, या फिर जैसा कि विल्किंस को शक था, किसी क्रू मेंबर ने जानबूझकर उसे तोड़कर अलग कर दिया था, क्योंकि इससे पिछली ही रात पर पूरे क्रू मेंबर और विल्किंस का मिशन रोककर वापस लौटने की बात के लिए झगड़ा हुआ था, जहां सभी विल्किंस पर भड़के हुए थे और उससे वापस चलने की विनती कर रहे थे। लेकिन विल्किंस इकलौता ऐसा इंसान था जो अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे क्रू मेंबर्स के खिलाफ खड़ा रहा। इसलिए विल्किंस को शक था कि हो ना हो इस डाइविंग रडर को किसी ग्रुप मेंबर ने ही तोड़कर अलग किया हो। लेकिन जो भी हो, बिना डाइविंग रडर के सबमरीन को आगे ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल और जानलेवा था। अब जब इन खतरनाक हालातों के बारे में विल्किंस ने रेडियो के जरिए इस एक्सप्लोरेशन को फंड करने वाले न्यूज़पेपर के मालिक रैंडोल्फ हर्स्ट को बताया, तो रैंडोल्फ ने भी पब्लिकली विल्किंस से मिशन छोड़कर वापस लौटने की सलाह दी। लेकिन ये रैंडोल्फ की बस एक चाल थी अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए, क्योंकि असल में वो विल्किंस पर पूरा दबाव बना रहा था कि उसे उसका ये मिशन कंप्लीट करना है, क्योंकि उसने उससे इसके लिए एक बड़ी फंडिंग ली है और अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं करता तो उसे वो पैसा वापस लौटाना होगा। अब आप इस समय विल्किंस की हालत को इमेजिन कर सकते हो, जिसके सपने ने उसे ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था और अब तो वो सपना पूरा होता हुआ भी दिख नहीं रहा था। विल्किंस आर्कटिक की बर्फीले समुद्र की चादर के नीचे एक धातु की खराब मशीन के अंदर बैठकर ये सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए।
क्या मुझे ऑलमोस्ट खराब हो चुके सबमरीन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने सभी लोगों की जान को दांव पर लगाना चाहिए, या फिर अपने लोगों के बारे में सोचते हुए, उनकी बात सुनते हुए इस मिशन को रोककर अपनी जान को जोखिम में डाले बिना वापस लौटकर फाइनेंशियली बर्बादी को झेलना चाहिए। एक ऐसा कर्ज जो शायद मैं कभी भी पूरी जिंदगी भर ना चुका सकूं, और एक शर्मनाक हार अपने सपने को पूरा ना करने की जो मुझे जिंदगी भर और जिंदगी के अंत तक नहीं छोड़ेगी। इसके बाद 31 अगस्त 1931 को विल्किंस ने कुछ पुराने पुर्जों के जरिए सबमरीन को कुछ हद तक फिक्स किया और सबमरीन के टैंक में पानी भरकर बर्फ के नीचे धकेलने का आदेश दिया। स्लेज रनर्स की बर्फ से टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि मानो पूरी सबमरीन अब टूटने वाली हो। विल्किंस अब मानो अपने होश खो चुका था। वो जानता था कि सबमरीन इस हालत में नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी हर मुश्किल के बाद वो अपनी जिद में और आगे बढ़ता जा रहा था। विल्किंस और उसका दल बर्फ के नीचे कई किलोमीटर तक आगे बढ़े, लेकिन ये साफ था कि सबमरीन अब नॉर्थ पोल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे हालत में तो कभी भी नहीं। बर्फ के नीचे यात्रा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद उसने एक आखिरी बार सबमरीन में लगाए गए बर्फ के ड्रिल्स को यूज करके बर्फ की चादर को तोड़कर ऊपर आने का सोचा, जिसके दो कारण थे। पहला कि इससे क्रू को बर्फ के ऊपर जाकर थोड़ी ताजी हवा मिलेगी और आराम मिलेगी, और दूसरा कारण था इससे विल्किंस सबमरीन के ड्रिल्स को भी चेक कर लेता, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, ये ड्रिल इस सबमरीन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक था, क्योंकि यही ड्रिल नॉर्थ पोल पर पहुंचने पर विल्किंस को मोटी बर्फ की चादर से बाहर निकालने वाली थी। लेकिन जब क्रू मेंबर्स ने टेस्टिंग के लिए सबमरीन को रोककर ऊपर मौजूद बर्फ की चादर में ड्रिल करना शुरू किया ना, तो घंटों तक कोशिश करने के बावजूद ड्रिल बर्फ की चादर में छेद तक नहीं कर पा रहा था। ज्यादातर समय ये बर्फ में फंस जाता था और कई बार तो इसके टूटने तक की नौबत आ गई थी। इन शॉर्ट कहा जाए तो इस समय तक विल्किंस अपने पूरे हालातों को अच्छे से समझ चुका था और अब उनके पास आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं बचा था, क्योंकि इस बेकार ड्रिल के साथ आर्कटिक की बर्फ के चादर के और अंदर जाने का मतलब उनकी और उनके क्रू की जान जाना तय था। अब इसके बाद उन्होंने अपना फाइनल फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में इस जर्नी को शुरू करने से पहले विल्किंस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 6 सितंबर 1931 को रेडियो के जरिए इस मिशन के अपडेट में अपना एक लास्ट मैसेज भेजा गया। हमारा आर्कटिक एक्सप्लोरेशन समाप्त हो गया है। इसके बाद क्रू की बात मानते हुए विल्किंसन ने नॉटिलस को आर्कटिक सर्कल से बाहर ले जाने का आदेश देते हुए इस मिशन को खत्म कर दिया, जिससे उनका सपना तो टूट ही गया, साथ ही वापस अमेरिका पहुंचकर उन्हें एक बड़े कर्जे का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सर ह्यूबर्ट विल्किंस के इसी सपने के चलते नॉटिलस सबमरीन और उनके क्रू ने एक इतिहास रचा था। अब वो सब भले ही नॉर्थ पोल तक ना पहुंच सके, पर वो नॉटिलस को आर्कटिक सर्कल में बर्फ के इतने अंदर तक ले गए थे जहां तक पहले कोई भी सबमरीन नहीं पहुंची थी। इसके बाद विल्किंस 3 दशक तक इस दुनिया में रहे, लेकिन अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्हें अमेरिका की तरफ से एक तोहफा भी मिला, क्योंकि उन्हीं के सबमरीन के नाम पर एक परमाणु सबमरीन नॉटिलस को बर्फ के नीचे से ही नॉर्थ पोल को जीतने के लिए भेजा गया, और इस बार ये मिशन सक्सेसफुल रहा। अब साल 1958 में इस मिशन के सक्सेसफुल होने के 3 महीने बाद 30 नवंबर साल 1958 को विल्किंस ने अंतिम सांसें ली। इस पूरी कहानी को पढ़ना मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग था, जिसमें सर ह्यूबर्ट विल्किंस ने अपने आखिरी दम तक नॉर्थ पोल को जीतने की कोशिश की, जिस सपने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। और ये कहानी मुझे ये बताती है कि केवल सपना देखने से ही नहीं होता, बल्कि सपने को सच करने के लिए उसके पीछे लड़ना भी पड़ता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो जाए। नाउ आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, और क्या ऐसी स्टोरीज मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे जहाज के बारे में जिसे द शिप ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। दरअसल ये एक ऐसा जहाज था जो कई टन सोने को लेकर के समुद्र के रास्ते जा रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना होती है कि यह जहाज समुद्र के अंदर ही डूब जाता है, और इसी के साथ डूब जाते हैं वो टन ऑफ गोल्ड्स, जिसे कि हाल ही में एक इंसान ने खोजा, लेकिन उस सोने को खोजने के बाद उसकी जिंदगी अच्छे होने की जगह श्रापित हो गई। आखिर क्यों, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।